हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एवन क्लासेस। स्वागत है आपका एवन क्लासेस में। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं पोएम 4 को, जो कि हमारी फ्लेमिंगो जो बुक है ना, उसका चैप्टर है पोएम 4। तो गाइस, जो पोएम है हमारी, उस पोएम का नाम क्या है? जो पोएम का नेम है, जो हमारा पोएम नेम है वो ए थिंग ऑफ ब्यूटी है ना, एक वस्तु की सुंदरता है ना। एक सुंदर वस्तु के बारे में इसमें दे रखा है, या एक सुंदर वस्तु के बारे में इसमें बताया जा रहा है। तो गाइस, जो यह पोएम है, उस पोएम को लिखा किसने है? तो पोएम को लिखा है जोहान कीट्स ने। किसने लिखा है पोएम को? पोएम को लिखा है हमारे जोहान कीट्स ने लिखा है। जो पोएम है हमारी, पोएम को किसने लिखा? जोहान कीट्स ने लिखा। अब जोहान कीट्स, जो उनका जन्म हुआ था वो हुआ था है ना 1795, मतलब 1795 में, और उनकी जो मृत्यु हुई है ना 1821 को उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है गाइस, है ना। उनका जन्म कब हुआ था? 1795 को, और उनका जो मृत्यु हुई है वो कब हुई है ना? उनकी डेथ हुई जो वो 1821 में हुई है। तो गाइस, चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है, पोएम काफ़ी ज़्यादा इजी है। सुंदर वस्तु के बारे में इसमें बताया गया है, और इस चैप्टर को लिखा है जोहान कीट्स ने। किसने लिखा है इसको? जोहान कीट्स ने इसको लिखा है। तो गाइस, एक जो ये पोएम थे है ना, जो पोएट थे जोहान कीट्स, वो क्या थे? वाज ए ब्रिटिश रोमांटिक पोएम है ना, पोएट। मतलब यहाँ जो एक कवि थे, ये कवि थोड़े रोमांटिक है ना, रोमांटिक कवि थे, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हुई है। आल्तो ट्रेंड है ना टू बी ए द सर्जन थे वो। कीट्स द डिसाइडेड टू द डिवोटेड हिमसेल्फ होली द पोएट्री। और फिर उन्होंने, मतलब कहने का मतलब उनका ये है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन पोएम कविताएं लिखने पर ही, मतलब उन्होंने पूरा अपना जीवन व्यतीत कर दिया। तो गाइस, आज हम इसका पूरी की पूरी समरी पढ़ने वाले हैं, और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखना, मतलब आपको बहुत ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें मिलेगी, और आपका पूरा का पूरा आपका इसमें हिंदी हो जाएगा। तो गाइस, यह कवि क्या थे है ना? जोहान कीट्स एक रोमांटिक, ब्रिटिश रोमांटिक कवि थे है ना, और एक सर्जन के रूप में भी प्रशिक्षित थे है ना। और वो अपनी कविता के लिए समर्पित कर दिया था अपने आप को उन्होंने है ना। और उनकी कविता में काफ़ी रहस्य, काफ़ी कई चीज़ें है ना मिलती है। तो चलिए गाइस, देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं पोएम को। ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। एक वस्तु की जो सुंदरता है वो हमेशा हमारे लिए खुशी की बात है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी है ना इज अ जॉय फॉर एवर। एक वस्तु की जो सुंदरता है ना, एक जो कि एक सुंदर वाली है ना, जो एक सुंदरता वाली चीज़ हमेशा के लिए आनंददायी होती है। कहने का मतलब, जो वस्तु हमारे पास है, कोई सुंदर वस्तु है, वो हमेशा हमारे लिए खुशी की बात है ना। वो हमेशा हमारे लिए खुशी की बात है। नेक्स्ट पोएम, चलिए नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं कि इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस इट विल नेवर। और इट्स लवलीनेस, अब लवलीनेस का मतलब क्या है? सुंदरता है, वही है ना। इंक्रीजेस का मतलब होता है इंक्रीजेस, बढ़ना है ना। इट विल नेवर, कहने का मतलब इसकी जो सुंदरता है वो हमेशा बढ़ती ही रहती है, यहाँ कभी भी कम नहीं होती, या इसकी सुंदरता कभी भी नहीं बदलती है ना। मतलब उसने क्या बोला? इट लवलीनेस इंक्रीजेज इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। मतलब इसकी सुंदरता कभी भी घटती नहीं है। मतलब कहने का उसका ये है कि जो एक सुंदर वस्तु है उसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती ही रहती है, और जो सुंदर वस्तु है उसकी सुंदरता कभी भी खत्म नहीं होती है। बट विल कीप है ना ए बोवर क्वाइट फॉर अस एंड ए स्लीप है ना फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ऑफ ब्रेथिंग। क्या बोल रहा है वो? बट परंतु है ना विल कीप ए बोवर क्वाइट फॉर अस एज ए स्लीप है ना। लेकिन यहाँ शांति भरे ढंग है ना, मतलब कहने का मतलब बोवर का मतलब क्या होता है ना? बोवर का मतलब होता है छाया है ना। लेकिन यहाँ एक शांति भरे ढंग से छायादार स्थान है ना, छायादार स्थान, ए बोवर क्वाइट है ना फॉर अस, एक छायादार स्थान, एट स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स है ना, मीठे सपनों वाली नींद है ना, एंड हेल्थ, स्वास्थ्य, एंड क्वाइट ब्रेथिंग। कहने का मतलब ये है कि स्वस्थ आरामदायक सांस के समान होती है। उसका सिंपल सा मतलब ये है
कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, एक वस्तु की सुंदरता हमेशा हमारे लिए खुशी की बात है या आनंददायी होती है, और इसकी सुंदरता इट लवलीनेस इंक्रीजेज है ना, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, इसकी सुंदरता बढ़ती ही रहती है, यहाँ कभी भी कम नहीं होती है ना, बट विल कीप ए बोवर क्वाइट फॉर अस एंड एज अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स हेल्थ एंड क्वाइटनेस, है ना। मतलब उसने क्या कहा कि लेकिन यहाँ एक शांति भरे ढंग से छायादार स्थान, मीठे सपनों वाली नींद, स्वीट ड्रीम्स, स्वस्थ है ना एंड आरामदायक सांसों के समान होती है। मतलब जो एक वस्तु होती है जो किसके समान होती है, एक छायादार पेड़ के समान होती है, स्वीट ड्रीम्स के जैसे होती है, स्वस्थ और आरामदायक सांसों की तरह होती है। ठीक है गाइस, ये यहाँ पे आरामदायक सांसों की तरह ही होती है ब्रीथिंग। नेक्स्ट अगली लाइन देख लेते हैं कि देयर फोर ऑन एवरी मोरो मतलब मॉर्निंग, कि देयर फोर ऑन एवरी मोरो आर वी रेथिंग ए फ्लोरी बेन टू बाइंड अस टू द हेल्थ, है ना, फ्लोरी बेन टू बाइंड अस टू अर्थ। अब वो क्या कहती है कि देयर फोर एंड एवरी मोरो, इसीलिए प्रत्येक सुबह आर वी रेथिंग, है ना, ए फ्लोरी बेन, है ना, टू बाइंड अस टू अर्थ, मतलब हम अपने को पृथ्वी से बांधे रखने के लिए एक फूलों की माला या फूलों वाला कमरबंद, है ना, बुनते हैं। कहने का मतलब ये है कि क्या बोला उसने, देयर फोर ऑन एवरी मोरो आर वी रेथिंग ए फ्लोरी बेन टू बाइंड अस टू द अर्थ, है ना, इसीलिए प्रत्येक सुबह हम अपने को पृथ्वी से बांधे रखने के लिए एक फूलों वाला कमरबंद बुनते हैं। कहने का मतलब ये है पृथ्वी पर हमें रहने के लिए हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से हर जगह से खुशी को क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं, कलेक्ट करते हैं, है ना। तो हमें क्या करता है, पृथ्वी पर बांधे रखता है, यही चीज़ है जो हमें पृथ्वी से बांधे रखती है। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डेथ ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ ग्लोमी डेज। अब वो कहते हैं निराशाजनक द्वेष, कई अमानवीय गुणों की कमी, उदास दिनों की वे सभी अस्वस्थ या अति अशुभ ढंग से जो अपने के लिए खोजती। कहने का मतलब उसका इतना है कि स्पाइट डिस्पोंडेंस मतलब निराशाजनक, है ना, ऑफ ग्लोमी डेज, है ना, द्वेष अमानवीय गुणों की कमी, उदास जो दिन होते हैं हमारे अमानवीय इनह्यूमन डेथ, है ना, अमानवीय गुणों की कमी, है ना, नोबल नेचर्स, कहने का मतलब अमानवीय गुणों की कमी हो जाती है, उदास हो जाते हैं, है ना। तो मतलब ये सारी चीज़ें, अब उदास हो गए, कई कारणवश हम उदास हो गए तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारा जीवन बेकार हो जाए, है ना। कहने का मतलब डिस्पोंडेंस हो जाए, इनह्यूमन डेथ, है ना, अमानवीय गुणों की कमी, नोबल नेचर, अनैतिक कार्य, है ना, ऑफ ग्लोमी डेज, ये उदास दिन है। तो ऑफ ऑल माई अनहेल्थी ऑन ऑर्डर ऑफ डार्कनेस वे ऑफ मेड इन सर्चिंग आइज, है ना, सॉरी यस इन स्पाइट ऑफ ऑल। तो कहने का उसका इतना सा सिंपल सा मतलब है कि सुबह से जब हम कोई ना कहीं खुशी ढूंढते हैं तो पृथ्वी पर हमें वो चीज़ें हमें पृथ्वी से बांधे रखती है। हम कभी निराश भी होते हैं, हमारे अंदर कुछ गुणों की कमी भी होती है, हम उदास भी होते हैं, आश्वस्त भी होते हैं, है ना। मतलब ये सारी चीज़ें अशुभ ढंग से होती है ना। फॉर अनहेल्थी एंड डार्कनेस वे मेड फॉर द सर्चिंग ऑफ यस द स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे, है ना, ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट और सच द सन ऑफ द मून। अब उसका कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है, क्या कह रहा है वो, उसका जो मतलब वो क्या है कि उसका कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि मेड फॉर आवर सर्चिंग, हम क्या करते हैं, मेड फॉर आवर सर्चिंग यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, हम सर्च करते हैं और सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम ऑफ डार्क स्पिरिट। पाल का मतलब समझते हो, पाल का मतलब क्या होता है कि जो पाल जैसे कि मतलब पाल का मतलब होता है आवरण या फैला हुआ,
है ना, मतलब कोई सी चीज़ जो सर्चिंग इंस्पाइट ऑफ ऑल, इंस्पाइट ऑफ ऑल का मतलब होता है इन सबके बावजूद, मतलब दुख के बावजूद, अवमानवीय गुणों के कारण, है ना, इन सब के बावजूद भी जो शेप होता है, रूप होती है, आकृति होती है, मतलब उस चीज़ को मुंह से हम अपने रास्ते से हटा देंगे, हटा देना है। और जो हमारा आवरण है, जो डार्कनेस का आवरण है, फ्रॉम डार्कनेस स्प्लिट सच द सन द मून द ट्रीज द ओल्ड एंड यंग स्पाउंटिंग ए सेडी बोन। कहने का उसका इतना सा मतलब है कि जो कोई सी चीज़ें जैसे कि निराशा, अस्वस्थ, कोई अशुभ ढंग से कई चीज़ें खोजते हैं, तो मतलब इन सभी के बावजूद कोई सुंदरता का रूप हमारी उदास अंतरात्माओं से निरसता का आवरण उतार देता है। मतलब हम अस्वस्थ हो जाते हैं, अशुभ ढंग से, मतलब बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं, तो जो सुंदरता की कोई सी भी ऐसी चीज़ है, प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी उदासपन को क्या कर देता है, उदासपन को दूर कर देता है, जो क्या करता है, हमारे उदासपन को क्या कर देता है, दूर कर देता है। जैसे ट्री है, यंग स्प्राउटिंग है ना, स्प्राउटिंग है, द मून है, सन है, ये सारी चीज़ें क्या करती है कि जो हमारा उदासपन है, कौन सा पन है ना, उदासपन है, उसको क्या कर देता है, ये दूर कर देता है। मतलब ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो, जैसे कि आपने देखा होगा। अब ये फ्लोरी मतलब क्या होता है, तो जो फ्लोरी वर्ड दे रखा है, क्या दे रखा है, फ्लोरी वर्ड। अब फ्लोरी का मीन क्या होता है, देखो कि मोरो मतलब क्या हो जाता है, मोरो का मतलब होता है प्रातःकाल, रेथिंग का मतलब होता है गूंथना, बांधना, बेंड का मतलब पट्टी होता है, बाइंड मतलब भी बांधना, जोड़ना, स्पाइट डिस्पोंडेंट निराशा, यानी इनह्यूमन अमानवीय गुणों की कमी होता है। तो मतलब जैसे कि वो चीज़ों को बांधना होता है या लाना होता है। तो इस चैप्टर में से अधिकतर इस साल तो इस चैप्टर में से नहीं पूछे गए, लेकिन नेक्स्ट ईयर 2023 की जब हमारी एग्ज़ाम आएगी, फाइनल एग्ज़ाम, तो उसमें डेफिनेटली ये चीज़ें पूछी जाएगी। क्या पूछी जाएगी, ये चीज़ें हमारी पूछी जाएगी। नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं, बहुत अच्छा पैराग्राफ है। और गाइस क्वेश्चन डेफिनेटली इसमें से बनता है ना। इस साल भी एक क्वेश्चन बना था और हर साल एक क्वेश्चन डेफिनेटली इसमें से बनेगा। इस चैप्टर का भी क्वेश्चन आया था कि, है ना, कौन सा क्वेश्चन आया था, लिस्ट ऑफ द थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम, है ना। इस पोएम में सुंदरता की कौन कौन सी चीज़ों की पुष्टि की गई है, उसका नाम लिखना है, ठीक है। तो इसमें 2 से 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके नेक्स्ट ईयर की दृष्टि से, तो हम इसके क्वेश्चन आंसर भी लेकर ही चलेंगे साथ। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। जॉन कैटसन ने बहुत अच्छी पोएम लिखी है और अधिकतर वो, है ना, रोमांटिक पोएट है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा कि फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डेफोडिलास। फॉर सिंपल शीप, शीप मतलब भेड़, सच आर डेफोडिलास, डेफोडिलास मतलब एक पौधा होता है जिसमें फूल आता है, एक फूल का नाम है, ठीक है। तो सच क्या बोल रहा है वो कि फॉर सिंपल शीप सच आर डेफोडिलास, है ना, सच सिंपल शीप एंड सच ए डेफोडिलास, ठीक है। और विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रील्स that for themselves of cooling covered make giant the hot season the mid forest break। देखो वो क्या कहता है कि उसने पहले क्या कहा था, उसने कहा था कि सच द सन द मून द ट्रीज द ओल्ड यंग स्प्राउटिंग सेडी, मतलब इस प्रकार सूर्य, चंद्रमा, पुराने युवा पेड़ साधारण भेड़ों के लिए वो अंकुरित छाया प्रदान करते हैं। पुराने पेड़ जो हैं वो क्या करते हैं कि पुराने पेड़ हैं जो छाया प्रदान करते हैं, है ना, मतलब वो क्या करते हैं। और जो नए पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, जिनमें नए नए पत्ते आते हैं, अंकुरित होते हैं, वो अंकुरित नए नए पत्तियाँ आती हैं, तो वो पत्तियाँ भेड़ों के लिए काम में आती हैं, है ना। तो फॉर सिंपल शीप एंड सच ए डेफोडिलास, है ना, और अंकुरित पेड़ छाया वरदान प्रदान, और ऐसे नरगिस के जो पीले फूल, है ना, डेफोडिलास मतलब नरगिस के जो पीले फूल है वो हरित दुनिया के बीच में रहते हैं, है ना, मतलब विद ग्रीन वर्ल्ड द लीव, मतलब क्या रहते हैं वो हरित जो दुनिया है वो उसके बीच में रहते हैं, है ना। लीव एंड क्लियर रील्स दैट द कवर्ड एंड मेक, है ना, वो किसके बीच में रहते हैं, विथ वर्ल्डली ग्रीन लीव, मतलब वो हरित दुनिया के बीच में वो रहते हैं, है ना। और उसमें क्या होती है, छोटी छोटी जो क्लियर रील्स दैट द डेम सेल ऑफ कूलिंग द कोल्ड मेक जॉइंट द हॉट सीजन ऑफ द मेड फॉरेस्ट। अब वो निर्मल छोटी छोटी जलधाराएं कि वे स्वयं के लिए ग्रीष्म ऋतु के लिए ठंडक प्रदान करने वाले आश्रय बना लेती हैं, है ना, मतलब जैसे कि डेट द देम सेल ऑफ कूलिंग कवर्ड
मेक द जाइंट ऑफ सीजन, मतलब वो अपने सीजन में, मतलब जो फूल है, मतलब जो जलधारा है, निर्मल छोटी छोटी जलधारा है ना, वे स्वयं के लिए ग्रीष्म ऋतु के लिए ठंडक प्रदान करने वाला एक आश्रय बना लेती है सीपों की। रीच विद द स्प्रिंकलिंग फॉर द फेयरी मस्क रोज ब्लूम। अब जंगल की कटीली झाड़ियों के बीच है ना पूर्ण खिलते हुए कस्तूरी गुलाब के फूल बिखरे पड़े हैं। अब वो क्या कहते हैं कि रीच विथ स्प्रिंकलिंग फेयर ऑफ मस्क रोज ऑफ ब्लूज, मतलब जंगल के बीच जो कटीली झाड़ियाँ हैं है ना, क्या है वो, द रीच ऑफ द स्प्रिंकलिंग है ना मस्क ऑफ द ब्लू। तो कहने का मतलब ये जो फॉरेस्ट में जो ब्रेक है, कहने का मतलब ये कि जो जंगल है उस जंगल में जो कटीली झाड़ियाँ हैं, क्या है, कटी कोवर्ट का मतलब होता है झाड़ियों का आश्रय मिलना है ना। तो मतलब ये कटीली झाड़ियाँ हैं, इन झाड़ियों में क्या होता है कि इन झाड़ियों में गुलाब, कस्तूरी जो गुलाब है वो बिखरे पड़े हुए हैं है ना, क्या पड़े हुए हैं, बिखरे पड़े हुए हैं। एंड सच ए टू द ग्रेंजुअर ऑफ द ग्लूम्स, और ये सभी चीज़ें हमारे जीवन को मधुर, शांत, प्रसन्नचित बनाती है और प्रलय का वैभव जिनके लिए शक्तिशाली मृतकों के लिए कल्पना करते हैं। मतलब उनका कहने का मतलब सच इज द टू द ग्रेंजुअर, ग्रेंजुअर का मतलब होता है जो मृतक होते हैं, वैभव होता है, ग्रेंजुअर का मतलब क्या होता है, वैभव है ना। वैभव का मतलब होता है कि जो लोग मरने के बाद भी पूजे जाते हैं, जिन लोगों को, उनके बारे में कहा गया कि वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड है ना। मृत जो शरीर होते हैं, मृत वैभव होता है, जो मृत होता है किसी भी चीज़ का, आपने देखा होगा जो मृत शरीर है जिसके बारे में अपन क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, अरे यार बहुत अच्छा व्यक्ति था यार वो तो चला गया, बहुत बेकार व्यक्ति था वो तो चला गया, अच्छा रहे चला गया। मतलब बाद में बात होना उनका कि जो वैभव को से क्यों जोड़ा हुआ है, मृत शरीर को वैभव से क्यों जोड़ा। अब ऑल लवली टेल्स आपने सुना होगा, हैव हियर्ड एंड रीड द एंडलेस फाउंटेन इमोर्टल ड्रिंक है ना, पावरिंग अनटू है ना अस फ्रॉम द हेवेंस इन द स्प्रिंग। अब उसका कहने का मतलब इतना सा है कि उसने कहा कि वी हैव इमेजिन अप माइटी डेड। अब हम क्या करते हैं, देखो उसने क्या कहा, पहले से ही उसने बोल दिया है कि ये सभी सारी जो चीज़ें हैं हमारे जीवन को मधुर, शांत, प्रसन्नचित बनाती है ना। और प्रलय का वैभव जिसकी हम अपने उन शक्तिशाली मृतकों के लिए कल्पना करते हैं, सारी मनोहर कहानियाँ जो हमने सुनी है, मतलब जो अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने रीड करी है ना, लिसन करी है, सुनी हुई है, अर्थात प्रकृति की ये सुंदरता उन सभी प्यारी कहानियों के सुंदर से ज़्यादा सुंदर है ना। मतलब प्रकृति की जो सुंदर कहानियाँ, देखिए जैसे कि कहानियाँ हमने पढ़ी है ना, प्रकृति की सुंदर क्या पढ़ी है हमने, टेल से पढ़ी है, मतलब कहानियाँ पढ़ी है हमने, क्या पढ़ी है, कहानियाँ पढ़ी है। अब जब ये हमने कहानियाँ पढ़ी है, सुंदरता की सुंदर कहानियाँ पढ़ी है ना, मतलब जो टेल से पढ़ी हुई है, तो ये जो टेल से हैं कहानियाँ हैं, मतलब जो सुंदर कहानियाँ हैं, उन कहानियों से ज़्यादा सुंदर कौन सी चीज़ है, जो सुंदर वस्तु है जो हमने हमारी आंखों से सुनी है, मतलब देखी हुई है हमारी आंखों से, जो हमारी आंखों से हमने जो चीज़ें देखी है उससे सुंदर वस्तु कोई हो नहीं सकती है। अब कुछ कहानियाँ हमने पहले भी सुनी थी भैया, प्रकृति की एक अनंत रूप से बढ़ता हुआ फव्वारा है। अब प्रकृति क्या है, द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। इमोर्टल ड्रिंक के मतलब होता है, इमोर्टल का मतलब होता है अमृत। अब इमोर्टल ड्रिंक है ना, आप पावरिंग इनटू अस द हेवेंस ऑफ स्प्रिंकिंग, जो स्वर्ग से झलकती है, मतलब ये सारी चीज़ें प्रकृति की जो सुंदर चीज़ें हैं वो स्वर्ग से ही झलकती है, स्वर्ग से पानी पिला रही है, मतलब अपने को अमृत पिला रही है। प्रकृति एक अनंत रूप से बढ़ता हुआ फव्वारा है, मतलब प्रकृति क्या है, एक अनंत रूप से जिसका कोई अंत नहीं है, बढ़ता हुआ एक फव्वारा है जो हमें स्वर्ग के किनारे से अमृत पिला रही है। मतलब जो स्वर्ग के किनारे, जैसे स्वर्ग होता है, स्वर्ग के किनारे से कोई अमृत पिलाता है ना, ऐसे प्रकृति हमें, प्रकृति की जो सुंदरता है, जो प्रकृति है वो जो हमें सुंदर वस्तुएं दे रही है, ये क्या है, किसकी तरह है, एक अमृत की तरह है। किसकी तरह है, एक ये अमृत की तरह है ना, ये सारी चीज़ें क्या है, एक अमृत की तरह है। तो प्रकृति की जो सुंदरता है वो है। अब देखो इसमें कुछ मीनिंग दे रखे हैं, जैसे कि मीनिंग इस वाले पैराग्राफ में कि जैसे कि स्प्राउटिंग दे रखा है, तो स्प्राउटिंग का मतलब होता है यहाँ पर निकलना। क्या होता है स्प्राउटिंग का मतलब, स्प्राउटिंग का मतलब होता है निकलना। क्या होता है, निकलना, ठीक है, निकलना होता है, ठीक है। उसके बाद दे रखा है कि बून, बून का मतलब आप यहाँ पे वरदान समझते हो है ना। बून का मतलब क्या होता है, बून का मतलब होता है वरदान। अब बून मतलब वरदान, और श्राप को क्या देते हैं है ना, बून मतलब वरदान, तो श्राप को क्या बोलते हैं इंग्लिश में है ना, सर्च करके बताना मुझे कि श्राप को क्या कहा जाता है।
है ना, क्योंकि ब्लेसिंग मतलब भी वरदान होता है, बूंद भी वरदान होता है, बूंद मतलब वरदान। अभिशाप को और शाप को क्या कहा जाता है? डेफोडिलास एक फूल होता है, नरगिस का फूल होता है ना, जिसको डेफोडिलास। कवर्ट, कवर्ट का मतलब होता है झाड़ियों का आश्रय होना, मतलब कोई झाड़ियाँ होती हैं उन झाड़ियों के नीचे छिप जाता है। जंगल में जो जानवर होते हैं, है ना, जो पक्षी होते हैं, झाड़ियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके नीचे उनका आश्रय और वही उनका क्या है, मतलब उनका रहने का स्थान है, प्लेस है ना। क्लियर का मतलब स्पष्ट आपको। रिल्स का मतलब जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं उनको कहा गया है। और जो कवर्ट दे रखा है मतलब झाड़ियों का आश्रय दे रखा है। मीड का मतलब होता है बीच में दे रखा है, मीड, है ना, मिडिल शब्द में से मीड दे रखा है। ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है झाड़ियाँ। यहाँ बार्क, है ना, ब्राक, ब्राक मतलब यहाँ ब्रेक मतलब झाड़ी है, ध्यान रखना, है ना। रीच, रीच का मतलब होता है शानदार, है ना। और स्प्रिंकलिंग का मतलब होता है कोई सी भी चीज़ जो बिखरी होती है उसको बोला जाता है ना, जो चीज़ बिखरी है उसको बोला जाता है स्प्रिंकलिंग, है ना, स्प्रिंकलिंग, बिखरे हुए। फेयर का मतलब सुंदर, आपको पता है। मस्क रोज का मतलब होता है पूजा, जो फूल होता है उसको बोला गया है ना। और ब्लूम्स का मतलब होता है खिलना, कोई सी भी चीज़। और ग्रैंडुअर का मतलब होता है शानदार, है ना। और डूम्स, जो DOOM, डोम्स, डोम्स की पोएम नहीं, पेंसिल नहीं है, ध्यान रखना, डूम्स दे रखा है। तो डूम्स का मतलब होता है ना, क़यामत के दिन। क़यामत मतलब बहुत अच्छे दिन, क़यामत के, बेकार के दिन अच्छे भी दिन मान सकते हैं। और पावरिंग, पावरिंग अनटू का मतलब होता है ना, उड़ेलना, उड़ेलना, है ना, किसी भी चीज़ को उड़ेल देते हैं अपन, उड़ेलना बोला गया है। और हेवेंस का मतलब आपको सर, स्वर्ग पता है। और ब्रिंक का मतलब होता है किनारा, है ना। ब्रिंक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर किनारा होता है ना, क्या होता है, किनारा होता है। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं गाइज। आपको समझ आ गया होगा इसकी समरी। और इस 2023 के फाइनल एग्जाम के पेपर में डेफिनेटली 101% गारंटी के साथ, ध्यान रखना, 100% मान सकते हैं या 101% भी मान सकते हैं कि इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन फंसेंगे। और क्वेश्चन के साथ साथ इसकी पोएम की एक्स्ट्रा भी इसी में से आनी है ना, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर। यदि गाइज आपने फर्स्ट पोएम सेकंड पोएम नहीं पढ़ी है तो हमारे चैनल पर डली हुई है। और यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें आपको कौन से किस टाइप के सॉल्यूशन चाहिए या चैप्टर चाहिए, कौन कौन से चैप्टर नहीं है, या आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, कौन से चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे और बहुत आसान तरीके से आप लोगों को हिंदी समझाएंगे गाइज इनका। चलिए देख लेते हैं इसके क्वेश्चन, देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा कि 2022 में यहाँ क्वेश्चन आया था। कब आया था ये, है ना, 2022 में पहला क्वेश्चन आया है हमारा कि लिस्ट द थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम। इस पोएम में क्या बताना है, कविता में वर्णित सुंदर चीज़ों की सूची बनाना है। तो जो सुंदर चीज़ें कौन कौन सी थी बताई थी, द सन बताया था, द मून बताया था, द ट्री बताया था, ओल्ड एंड यंग सिंपल ट्री बताए थे, सिंपल सीप बताया था, डेफोडिलास जो नरगिस का फूल है वो बताया था, क्लियर रिल्स बताई थी, नदियाँ बताई थी, मस्क रोज बताए थे। ये सारी चीज़, बस इनके नाम आपको लिखना है। तो पहला क्वेश्चन डेफिनेटली आया था। सेकंड वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे, थर्ड वाला भी नहीं करेंगे, है ना। आप इसका मेन क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है कि वाई इज ग्रैंडियर एसोसिएट विद द माइटी डेड, है ना। वाई इज द ग्रैंडियर एसोसिएट विद द माइटी डेड। मृत पूर्वजों से वैभव को क्यों जोड़ा गया, जो मृत पूर्वज, जो हमारे पूर्वज हैं उनको वैभव से क्यों जोड़ा गया है ना, उनको वैभव से क्यों जोड़ा गया है। तो देख लीजिए, मैं बता देता हूँ उसका आंसर आपको अभी कि ग्रैंडियर इज एसोसिएट विद द माइटी डेड बिकॉज कि वी इमेजिन दैट ऑन द डे ऑफ जजमेंट, है ना। अब देखो, अब वो कहता है कि वी इमेजिन ऑन द डे ऑफ, उस दिन हम क्या करते हैं, कोई व्यक्ति मरता है तो उस दिन हम जज लगाते हैं, जज करते हैं। अब जज कैसे करते हैं, दे विल बी रिवार्डेड बाय द गॉड्स फॉर देयर नोबल वर्क्स एंड सिंस दे मेड, है ना, ए ग्रेट अचीवमेंट इन देयर लाइफ। कहने का मतलब उसका ये है कि कोई भी व्यक्ति, हम पहले से जज लगाते हैं कि यार ये बहुत, इसने अच्छे नेक काम किए हैं तो भगवान इसको स्वर्ग में ले जाएगा या स्वर्ग में जाएगा, ये तो नर्क में जाएगा, तो गलत काम किए हैं, अच्छा लिए मर गया। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे सामने क्रिएट होती है। तो मृत पूर्वज जो माइटी डेड है और जो ग्रैंडियर है मतलब जो वैभव से क्यों जोड़ा, तो इसीलिए जोड़ा गया क्योंकि हम इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं कि द डे ऑफ जजमेंट दे विल बी रिवार्डेड बाय द गॉड्स, कि भगवान के द्वारा उनको
पूजा जाएगा, है ना, और बाय द गॉड्स फॉर देयर नोबल वर्क्स के लिए, और सिंस दे मेड ग्रेट अचीवमेंट इन देयर लाइफ, कि वो उनके जीवन में एक अच्छी सफलता प्राप्त करती है। ठीक है, इसका एक और क्वेश्चन है, इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2023 में आपका आने वाला है, डन 101%, है ना। इसका 4th वाला क्वेश्चन है कि व्हाट मेक्स ए ह्यूमन बींग्स लव लाइफ, है ना, इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स। तो व्हाट मेक्स ह्यूमन बींग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग, मतलब जो कष्ट, है ना, मतलब जो लव लाइफ इन स्पाइट, ट्रबल मतलब कष्ट मुसीबत, सफरिंग का मतलब होता है मुसीबत, कि मतलब हम इतनी कष्टों और मुसीबतों के बावजूद क्या चीज़ है जो मनुष्य को पृथ्वी पर जीने के लिए मजबूर कर देती है। तो देखो बहुत सारे दुख है, इसका मतलब दुख ज़्यादा दुख है, इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि हम मर जाएं, है ना, मतलब पृथ्वी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पृथ्वी से बांधे रखती हैं। अब पृथ्वी से बांधे कौन कौन सी चीज़ें जो हमें पृथ्वी से बांधे रखती हैं, तो देखो, देयर इज ओनली ब्यूटी ऑन द अर्थ, देयर इज ओनली ब्यूटी, है ना, ऑफ द अर्थ दैट बाइंड्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स इन स्पाइट ऑफ सफरिंग, मतलब सिर्फ पृथ्वी की सुंदरता जो मनुष्य को कष्टों और मुसीबतों के बावजूद भी पृथ्वी पर बांधे रखती है, मतलब पृथ्वी की सुंदरता। अब प्राकृतिक जो सुंदरता ब्यूटीनेस है, प्राकृतिक जो नेचुरल ब्यूटी है, उसकी तो कोई होड़ कर ही नहीं सकता है ना। अब इट प्रोवाइड्स जॉय फॉर एवर, क्योंकि यहाँ हमेशा के लिए खुशियाँ प्रदान करती है प्रकृति, हमें क्या करती है, हमेशा के लिए खुशियाँ प्रदान करती है प्रकृति, इसलिए प्रकृति हमें पृथ्वी से बांधे रखती है। इट इज़ ट्रू ऑल्सो, और यहाँ बिल्कुल सत्य है। इन शॉर्ट दैट द पोएट से, छोटे शब्दों में कवि ने कहा है कि ट्रुथ इज ब्यूटी एंड ब्यूटी इज ट्रुथ, सत्य ही सुंदरता है और सुंदरता ही सत्य है। छोटे शब्दों में, कम शब्दों में कवि ने बहुत अच्छी बात कह दी है इस कविता के बारे में कि सत्य ही सुंदरता है, ट्रुथ इज ब्यूटी एंड ब्यूटी इज ट्रुथ, सत्य ही सुंदरता है, सुंदरता ही सत्य है। तो गाइस इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये तीनों इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और डेफिनेटली, है ना, 5th वाला क्वेश्चन तो 23 में आने वाला ही है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए नए वीडियो, है ना, आप देख सकें, आपके पास हमारे नोटिफिकेशन पहुंच सकें।